हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान मॉडल पेपर नंबर 3 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने संजीव डैशबोर्ड का मॉडल पेपर फर्स्ट सेकंड हल कर दिया है। इसके अलावा एक्सीलेंट डैशबोर्ड का मॉडल पेपर भी पहला हल कर दिया है। वह आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक की क्लासें चलती है और समय रहते हुए हम अंग्रेजी की भी कक्षाएँ हैं वो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है, आप सभी इन क्लासों को पूरा देखें। आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम संग्रह लेकर के आते हैं, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आरबीसी क्लास 6 से 12th, उसके अंदर हम भेज देंगे और उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसकी ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो फ्री के अंदर, ठीक है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, लेकिन बच्चे क्या है ज़्यादा कॉल करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी सारी सुविधाएं हम हैं और टेलीग्राम में आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी से निवेदन है, आप अपना सभी दोस्तों को टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ें, इस चैनल से जोड़ें, ताकि हर एक आपके मित्र को फ़ायदा हो। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 1949 में निम्नलिखित में से किस सैन्य संगठन की स्थापना की गई? तो 1949 में से किसकी स्थापना की गई? इसका सही आंसर होगा नाटो की स्थापना की गई, ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा कि सोवियत संघ की केंद्रीय शक्ति किस देश में निहित थी? तो आप सभी को पता है सोवियत संघ की केंद्रीय शक्ति है और रूस देश के अंदर निहित थी। और इसके अंदर कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्यों का ये एक संघ था, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा सवाल, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का संबंध किस सोवियत राष्ट्रपति से है? तो इसका सही आंसर होगा जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है की नीति है, इसका संबंध किस सोवियत राष्ट्रपति से है? तो इसका जो सह ऑप्शन है वो क्रुश्चेव है, ये इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यानी क्रुश्चेव सोवियत राष्ट्र के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने है शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति है वो बताई थी, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। आगे सवाल संख्या 4 है, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? आरबीएससी 2017 के अंदर सवाल पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा 1971, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा सवाल हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करवाने वाले 51वां देश कौन सा है? यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला जो 51वां देश था उसका नाम बताना है। तो उसका देश क्या है? उसका नाम है रूस। क्या नाम है? यहाँ पर पोलैंड है, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग वाले ने, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। पोलैंड इसका सही आंसर है, ठीक है। जो 51वां देश था वो कौन सा था? पोलैंड। आगे सवाल संख्या आपके 6 है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध किससे है? तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा का संबंध है विदेशी आक्रमण की सुरक्षा से है। किससे है? विदेशी आक्रमण की सुरक्षा से है। नेक्स्ट है सवाल हमारा कि पूरे भारत में ईवीएम द्वारा चुनाव प्रथम बार कब संपन्न करवाए गए थे? तो पूरे भारत में ईवीएम द्वारा प्रथम बार चुनाव है और 2006 के अंदर संपन्न करवाए गए थे। और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल हमारा कि भारत की आज़ादी के समय उदारवादी मॉडल से संबंधित देश नहीं था। तो उदारवादी मॉडल से संबंधित देश कौन सा नहीं था? सोवियत संघ है और उदारवादी मॉडल से संबंधित देश नहीं है, ठीक है।
आगे है नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत के नाम से किस राज्य की को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपके जो मणिपुर है, इसको नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत राज्य के नाम से जाना जाता है। आगे 10वां सवाल है, भारत की आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई। तो भारत की आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब होती है? 1960 के अंदर होती है। कब होती है? 1960 में। 11वां सवाल है, जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा शेख अब्दुल्ला। कौन है? शेख अब्दुल्ला। 12वां सवाल है, राजीव गांधी की हत्या निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजीव गांधी की जो है हत्या है वो नक्सलवादी संगठन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि रिक्त स्थानों की है वो आपको क्या करना है? पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है यहाँ पर दिया गया आपको कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर फेट मैन व लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है, पर आपके भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर फेट मैन और लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराए। आगे है दूसरा है, लीग ऑल नेशंस राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तीसरा है, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाजे से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा और उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। ठीक है। चौथा है, चीन 1964 में परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। चीन है 1964 के अंदर परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। ठीक है। सन 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है 1990 के विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया था। कब से? 1990 के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का लागू किया और इससे संबंधित मंडल आयोग का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। आगे तीसरा यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे क्या है? अति लघुतरात्मक सवाल। पहला पूछा है कि ग्लासनोस्ट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है ग्लासनोस्ट का रूसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है खुलापन या पारदर्शिता। दूसरा है, साम्यवाद के विघटन का श्रेय किस सोवियत नेता को जाता है? तो आपको लिखना है गोर्बाचेव 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तथा सुधारवादी नीतियां प्रारंभ की जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद का पतन हुआ। तो किस नेता के बदौलत है वो साम्यवाद विघटन होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है गोर्बाचेव। ठीक है। 1985 के अंदर और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, फिर उन्होंने सुधारवादी नीतियां प्रारंभ की जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद का पतन हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है। आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है। आगे सवाल है आपके यूएसएसआर का पूरा नाम लिखिए। ठीक है। यूएसएसआर का पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, याद रह जाएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नेक्स्ट है पांचवा सवाल, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो आपको लिखना है इराक के तेल भंडार पर अधिकार करना और इराक में अपनी मनपसंद की सरकार स्थापित करना। दो है वो अमेरिका के मेन आक्रमण करने का उद्देश्य थे। ठीक है। एक तो इराक के अंदर तेल भंडार थे उन पर अधिकार करना और इराक के अंदर अपनी मनपसंद की सरकार बनाना, दो मुख्य उद्देश्य थे। आगे सवाल संख्या नेक्स्ट है हमारा कि बेड वैगन का अर्थ लिखिए। तो बेड वैगन का अर्थ होता है किसी ताकतवर देश के साथ चलना। ठीक है। वो क्या कहलाएगा? बैंड वैगन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन से क्या अभिप्राय है? तो आपको लिखना है कि धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है और इससे ओजोन परत में छेद होना ओजोन से कहते हैं। ठीक है।
तो ओजोन से यानी ओजोन परत के अंदर छेद होना ही क्या है, ओजोन से है। धरती की जो ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है और इसके कारण ओजोन परत के अंदर छेद होने लग गए हैं, जो कि प्रकृति एवं जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए विशेष तौर से बहुत हानिकारक है। आगे नेक्स्ट है सवाल संख्या 8 हमारा, साझी संपन्नता से क्या अभिप्राय है। तो आपको लिखना है साझी संपन्नता क्या होती है। साझी संपन्नता उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का यानी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है, तो वही क्या होता है, साझी संपन्नता होता है। नेक्स्ट है आपके वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। तो वैश्वीकरण यानी विचारों, पूंजी व वस्तुओं का प्रवाह ही क्या है, वैश्वीकरण कहलाता है। विचारों, पूंजी और वस्तुओं का प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। 10वां सवाल है, मैकडोनाल्डीकरण किस देश की संस्कृति का परिचायक है। तो आपको लिखना है मैकडोनाल्डीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति का क्या है, परिचायक है। आगे आपसे सवाल संख्या पूछा जा रहा है 11, नेशनल फिश वर्कर्स फ्रॉम NFF द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किस वर्ष किया गया। तो आपको लिखना है जो NFF नेशनल फिश वर्कर्स जो फोरम है द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान जुलाई 2002 में किया गया था। 12वां सवाल है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय किस राज्य में हुआ था। इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में होता है। किस राज्य के अंदर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के अंदर ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय होता है। अब आपसे लघुतरात्मक सवाल पूछे जाएंगे सवाल संख्या 4 से लेकर के लगभग 16 तक। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है MBA अमेरिकी ढांचा ताकत का एक उदाहरण है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण है MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वहान स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खोला और इसकी स्थापना सन 1881 में हुई और आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें MBA को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो। ठीक है, तो ये होता है MBA की जो अमेरिका के अंदर ढांचा है और ताकत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है दक्षेस यानी सारक का विस्तृत रूप लिखिए और दक्षेस की किन्हीं 2 विशेषताओं पर आपको लिखना है। ठीक है, तो दक्षेस की विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखना है, दक्षेस की विशेषताएं और दक्षेस का पूरा नाम आपको लिखना है। दक्षेस का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और विशेषता है यहाँ पर जो दक्षिण एशियाई देशों में तनाव को समाप्त करने और सहयोग स्थापित करने की दिशा में जो उठाया गया कदम था। ठीक है, दूसरी विशेषता है संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभों के सिद्धांतों का सम्मान करना। तो ये पहले तो आपको पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और उसके बाद 2 ये विशेषता लिखना है। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है 6, साप्टा का पूरा नाम लिखिए और साप्टा की स्थापना क्यों की गई थी। ठीक है, तो साप्टा का पूरा नाम लिखना है। तो साप्टा एग्रीमेंट ऑन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। साप्टा की स्थापना दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग और विकास को लेकर की गई थी। साप्टा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर फरवरी 2004 को किए गए और ये समझौता 2006 में लागू हुआ। 2007 तक आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 20% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 7वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है: महासभा या साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यायशीलता परिषद। 1 नवंबर 1994 को न्यायशीलता परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग थे। सवाल संख्या 8 है कि भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको लिखना है, भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक सैनिक क्षमता को मजबूत करना है, क्योंकि भारत चीन तथा पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के पास स्थित है और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भी भारत के लिए खतरा है। भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटना है, जैसे पंजाब द्वारा खालिस्तान की मांग, नागालैंड मिजोरम द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र बनने की मांग इत्यादि है। 9वां सवाल है, रियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ तथा इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो आपको बताना है, रियो सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। ठीक है, कब होता है? 1992 के अंदर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर होता है। और इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 170 देशों और हजारों स्वयंसेवी संगठनों तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भी भाग लिया था। तो ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के बारे में आपको थोड़ी चीज़ें याद रखना है। आगे सवाल आ रहा है 10वां, वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं लिखिए। तो वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है, वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीयकरण वित्तीय क्रियाकलापों में तेजी आ रही है। दूसरा है, वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव हो रहा है। तीसरा है, व्यापार का तीव्रता से विकास होने के कारण इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों का अधिक विकास हो रहा है। और चौथा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने की वजह से भौगोलिक तथा राजनीतिक गतिरोध समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं वैश्वीकरण के आपको याद रखना है। आगे 11वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय जनसंघ की विचारधारा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जनसंघ है, जो भारतीय जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र का नारा दिया है। जनसंघ भारत पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने के पक्ष में था। 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के पश्चात भारतीय जनसंघ ने परमाणु परीक्षण, जो भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने की पुरजोर वकालत की। और भारतीय जनसंघ हिंदी को है वो भारत की राजभाषा बनाने के पक्ष में था। ठीक है, तो ये भारतीय जनसंघ की विचारधारा थी। आगे 12वां सवाल पूछा जा रहा है आपसे, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? RBSc 2017 के अंदर सवाल पूछा गया है। तो आपको लिखना है, पहला कारण था प्रगतिशील कार्यक्रमों की घोषणा इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, पीरवर्सी को समाप्त करना, VV गिर जैसे मजदूर नेता को दल के घोषित प्रत्याशी संजीव रेड्डी के विरुद्ध चुनाव जीताकर लाना आदि ने उन्हें लोकप्रियता को बढ़ावा दिया। दूसरा है यहाँ पर भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वयन। श्रीमती गांधी ने भूमि सुधार कानून को क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया और उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और भी कानून हैं वो बनाए थे। इस कारण से 1970 के दशक में भारत के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है की सरकार है और लोकप्रिय हुई। आगे लिखना है, 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के क्या कारण थे? तो आपको लिखना है, 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को बनाया, जबकि इंदिरा गांधी ने VV गिरी को है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़वाया। VV गिरी चुनाव जीत गए और NS संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। इस घटना के कारण कांग्रेस का विभाजन होता है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है 14 कि
चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है, चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। यह आंदोलन ग्रामीणों को गांवों में कृषि के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति देने से इनकार करने पर शुरू हुआ और उस भूमि को एक खेल सामग्री के विनिर्माता को व्यावसायिक प्रयोग के लिए आवंटित कर दिया गया था। पेड़ों की कटाई को रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणादायक बना। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है 15, पूर्वोत्तर भारत का पुनर्गठन कैसे और कब तक पूरा किया गया? तो आपको बताना है, पूर्वोत्तर भारत में 1972 में राज्यों की पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास किया गया और इस वर्ष असम में पृथक करके मेघालय राज्य बनाया गया था। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनाए गए, जबकि 1987 में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम राज्य बनाए गए थे। यद्यपि नागालैंड 1963 में ही राज्य बन गया था। नेक्स्ट है 16वां सवाल, राजीव लोरगवाल समझौता की प्रमुख बातें लिखिए। तो आपको लिखना है, पंजाब समझौते के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाना था। रावी व्यास के पानी के बंटवारे में निर्णय करने के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण बैठाने की बात हुई और उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने पर सहमति बनी। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम भी पास लेने की बात पर सहमति बनी। तो ये था राजीव लोरगवाल समझौता। ठीक है, अब आपसे आगे सवाल है सवाल संख्या 17 आपसे पूछा जाएगा। ये तो बड़े सवाल है, तो इसकी पीडीएफ आप देख लेना। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक है। परिणामों का उल्लेख कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, याद रखना, याद करके जाना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप पीडीएफ में हम भेज देंगे। 18वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया और इस युद्ध की प्रमुख घटनाएं बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है 19वां सवाल, सन 1960 के पश्चात किन किन आर्थिक संदर्भों ने आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की, स्पष्ट कीजिए। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है 20वां कि 1990 के दशक में भारत में गठबंधन की राजधानी की विशेषता लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आगे आपसे निम्नात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भारत की शीत युद्ध के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तर्क स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल है। जो निम्नात्मक प्रश्न मैं इन वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ वही याद कर जाएं, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे और हूबहू प्रश्न छपने वाले, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अगर आप पूरी पढ़ने की कोशिश करोगे तो अब मुश्किल है, ऐसा संभव भी नहीं है। 1 साल के अंदर पूरा कुछ नहीं पढ़ पाए तो अब आप 30 दिनों के अंदर क्या पढ़ पाओगे। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करते हुए ये बताइए कि क्या भारत की गुट निरपेक्ष नीति भारत के हित में थी। भारतीय गुट निरपेक्ष नीति की आलोचना भी कीजिए। ठीक है, अगला 22वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया को गठन प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, और यूरोपीय संघ को क्या बातें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है या कौन सी बातें। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन के आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए ये भी बताइए कि चीन के आर्थिक विकास की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। ठीक है, इनकी सब कुछ की मैं पीडीएफ आपको है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। 23वां सवाल है, भारत विभाजन से उत्पन्न हुई कठिनाइयों का विवेचना कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है 23वां। ठीक है, नेक्स्ट है, रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नज़रिए पर लेख लिखिए। ठीक है, वैसे निम्नात्मक प्रश्न आपके 4-4 नंबर के हैं तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपको याद करना है। ये सारा की सारी आपको पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर है, आपको भेज दी जाएगी। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ है वो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके हर एक मित्र का है इस वीडियो का है फ़ायदा मिले, हर एक मित्र तक ये वीडियो पहुँचे।
ठीक है, सब क्रमबद्ध तरीके से सारी PDF भेज दूंगा। और मैंने आपके साथ वादा किया है, मैं लगभग 15-15 मॉडल पेपर आपको एक एक विषय का डाल दूंगा। तो चिंता मत कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे और रिजल्ट हमारा ऐसा आना चाहिए कि वास्तव में जो आपने पढ़ाया है उसी में से आया है। इतनी मैं कोशिश आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, परीक्षा तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आप भी मेरे साथ लगातार जुड़े रहना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।